अभी तक हमने डबल फर्टिलाइजेशन को देख लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन को हमने अच्छी तरीके से कवर किया, मतलब दोहरे निषेचन को हमने अच्छी तरीके से देखा। और आज हम देखने वाले हैं उससे के बाद की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या चेंजिंग आती है निषेचन के बाद, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का 6वां लेक्चर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, निषेचन के बाद की घटनाएं, बीज कैसे बना, फल कैसे बना, बीज कितने टाइप्स के होते हैं, फल कितने टाइप्स के होते हैं, असंजनन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा निषेचन था, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या थी, अब निषेचन बाद की घटनाएं क्या हो गई। इनमें से बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बता दी है, कुछ चीजें नहीं बताई, जैसे जो अंडाशय है, जो अंडाशय था अब वो क्या होगा, फल पर चेंज हो जाएगा। जो बीजांड था, बीजांड क्या हो जाएगा, बीज पर चेंज हो जाएगा। और जो इंटेगमेंट सेल थी वो क्या हो जाएगी, बीज चोल पर चेंज हो जाएंगी। एंटीपोलर सेल और सिनर्जेटिक सेल नष्ट हो जाएंगी। एक्स सेल भ्रूण में चेंज हो जाएगा और सेंट्रल सेल किस पर चेंज हो जाएगी, पान मतलब 3N पर चेंज हो जाएगी। और इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष। और ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है भ्रूण को। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है भ्रूण को। ये सारी चीजें हमने देख ली थी बच्चा, ये चीजें हमने देख ली थी, ये वाला पॉइंट देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था। बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट, जो अंडाशय था वो अब फल पर चेंज हो चुका है, और जो बीजांड था बीज पर चेंज हो चुका है। और इन्हीं की हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर पर। तो बात करने वाले हैं हम पहले किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सीड की, मतलब बीज की। उससे पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले याद रखिएगा। देखिए जो अधिकांश सेल होती हैं, अधिकांश सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस सेल हैं, न्यूक्लियस सेल क्या होती है बच्चा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर किया था। कभी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो न्यूक्लियस सेल होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस सेल होती हैं जो अंडाशय के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। किस पर पाई जाती है, अंडाशय के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, न्यूक्लियस सेल होती है। और ये द्विगुणित संरचनाएं होती हैं। कौन सी संरचनाएं होती हैं बच्चा, द्विगुणित संरचनाएं होती हैं। और ये क्या हो जाता है, अधिकांश में नष्ट हो जाती हैं। अधिकांश में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है जब निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। निषेचन के पहले तक तो रहती है, लेकिन निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ में ये शेष रह जाती हैं, जिनके एग्जाम्पल हो गए बीट जिसको हम बोलते हैं चुकंदर, काली मिर्च, और कस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं अरंडी। इनमें क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो शेष रह जाता है। और इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म्स। क्या बोलते हैं हम, पेरिस्पर्म्स बोलते हैं। तो हमने इस पर क्या सीखा, हमने ये देखा जो न्यूक्लियस जो थी आफ्टर निषेचन क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ में न्यूक्लियस शेष रह जाती है, जैसे काली मिर्च हो गई, बीट जैसे चुकंदर, अरंडी, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस शेष रह जाता है। और इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म्स के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम देखने वाले सीड मतलब बीज के बारे में। तो देखिए जो बीज होती है बच्चा, वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला प्रकार जो आता है वो आ जाता है क्या, एंडोस्पर्म्स आ जाते हैं। एंडोस्पर्म्स कैसे होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको कि ये सब चीजें हम एक नोट पर मैंने आपको पिछले लेक्चर पर ही क्लियर कर दिया था। लेकिन अब मैं एक विस्तारित रूप से आपको बताने जा रहा हूं कि जो एंडोस्पर्म्स होती है उनमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है बच्चा, वो बीज पर उपस्थित रह जाता है। ये चीजें मैंने पहले बता दी थी, लेकिन एक बार मैं और बता रहा हूं। जो भ्रूणपोष रहता है वो देखिए, अभी तक आपने क्या देखा, जो भ्रूणपोष था वो खत्म हो जा रहा था, मतलब भ्रूणपोष उपस्थित नहीं था। तो होगा क्या इसमें, जब भ्रूणपोष बीज में उपस्थित रह जाएगा तब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म्स बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल जो हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो गया अनाज, गेहूं, चावल, मक्का हो गया, अरंडी हो गया, पपीता हो गया, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब दूसरा जो बात आ जाती है वो आ जाती है दूसरे प्रकार की बीज को, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्म्स। और नॉन एंडोस्पर्म्स में क्या होता है बच्चा, जो भ्रूण है अब इस बार बीज में शेष नहीं बचेगा, भ्रूण पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, इस बार बीज में जो भ्रूणपोष है वो उपस्थित नहीं होगा। तो इस प्रकार के उसको हम क्या बोलते हैं, बीज को क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्म्स बोलते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे मटर हो गया, सनफ्लावर हो गया, जम्स हो गया। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और क्या देखने वाले हैं, जो बीज था, अभी तक हमने क्या देखा, बीज का बच्चा निर्माण हो चुका है, बीज के टाइप्स भी हमने देख लिए। अब हम देखने वाले हैं कि बीज के निर्माण के बाद की जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए जो बीज था, बीज चेंज हो जाएगा, आप किस पर, बीज प्रसुप्तावस्था पर जाएगा। मतलब सपोज दैट अब बीज बन चुका है, ठीक है, तो बीज से पादप निकलेगा, और बीज से पादप निकलने के बीज तक के समय को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक बीज है, ये आपके पास क्या है, बीज, और यहां पर क्या हो रहा है, बीज से क्या निकल रहा है, पादप निकल रहा है। लेकिन जब तक पादप नहीं निकला,
क्या जब तक पादप नहीं निकला उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम बोलते हैं बीज प्रसुप्तावस्था का समय। कौन सा बोलते हैं, बीज प्रसुप्तावस्था का समय, मतलब उस समय बीज का अंकुरण नहीं हो रहा, बीज प्रसुप्तावस्था पर पड़ी हुई है, और जब तक बीज प्रसुप्तावस्था पर बच्चा पड़ी रहेगी तब तक बीज का अंकुरण नहीं होगा और नए पादप का निर्माण नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब बीज प्रसुप्तावस्था टूटेगी ना, जब बीज प्रसुप्तावस्था टूटेगी और पादप का निर्माण होगा तो उस समय को हम क्या बोलेंगे, उस समय को हम बोलते हैं बीज अंकुरण। मतलब अब बीज अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है मतलब नए पादप को जन्म दे रहा है। ठीक है, अब देखिए जो बीज प्रसुप्तावस्था होती है वो क्या हो जाती है, इसके बारे में हम विस्तारित रूप से देखते हैं। तो बीज प्रसुप्तावस्था में क्या हो जाती है, बीज कठोर हो जाता है, अपारगम्य हो जाता है, और कठोर होने के बाद जैसे कठोर हो जाएगा तो नया पादप चीड़ फाड़ के तो निकल नहीं जाएगा, उसको बहुत कठोर है बीज, तो क्या हो जाता है कुछ समय के लिए वो प्रसुप्तावस्था पर चला जाएगा। अपारगम्य है मतलब पानी वगैरह भी आप डालेंगे, पानी वगैरह डालते हैं तभी ना बीज से फल निकलता है, पानी वगैरह डालेंगे तब कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि वो अपारगम्य हो चुका है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा बीज के। तो इसमें ये सब चीजें कंडीशंस क्या करती हैं, प्रसुप्तावस्था में ले जाती हैं। और कुछ प्रकार के यौगिक है, सपोज दैट आपके पास बीज है, मैंने आपको बीज दिया है और मैंने क्या कहा कि यार इस बीज को रखो और इसको महीने 2 महीने तक रखे रहना, पादप मत बनाना इससे। अब आप परेशान कि यार बीज है, बीज तो बने आप पादप का निर्माण कर ही देगा, तो आप कुछ प्रकार के यौगिक मतलब कुछ प्रकार के क्या वृद्धि संदमक हार्मोन का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाता है, एबीए हो गया, एबीए एक वृद्धि संदमक हार्मोन हो गया, और फिनोलिक कंपाउंड का आप यूज कर सकते हैं। इनके जरिए जब आप इनका यूज करते हैं और बीज पर इनका छिड़काव करते हैं तो बीज प्रसुप्तावस्था पर चला जाता है, मतलब उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है और प्रसुप्तावस्था पर चला जाएगा, मतलब बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बीज प्रसुप्तावस्था से हम बीज को एक लंबे समय तक रख सकते हैं और इसके बाद जब उसका यूज हो तो उसमें अंकुरण भी करवा सकते हैं। अंकुरण कैसे करवाएंगे ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए इसमें जो भ्रूण होता है वो क्या हो जाएगा, अपरिपक्व। इसका जो भ्रूण है, बीज प्रसुप्तावस्था की एक कंडीशन और है कि भ्रूण अपरिपक्व होना चाहिए। अगर भ्रूण परिपक्व है तो फिर इसके बाद बीज प्रसुप्तावस्था क्यों ही आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि बीज प्रसुप्तावस्था को तोड़ेंगे कैसे। अभी क्या हुआ बच्चा, हमारे पास एक बीज था, क्या था हमारे पास एक बीज था, और फिर क्या हो रहा था, एक बीज से बन रहा था पादप। क्या बन रहा था, एक बीज से बन रहा था पादप। हमें क्या करना था, हमने क्या देखा, जो बीज से पादप जब तक नहीं बना तब तक के बीच के समय को हमने देखा प्रसुप्तावस्था। तो प्रसुप्तावस्था टूटी कैसे, प्रसुप्तावस्था को कैसे हम तोड़ सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। तो प्रसुप्तावस्था को तोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सेक्रिफिकेशन। सेक्रिफिकेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रसुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं। और इसमें हम यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की विधियों का यूज कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों का यूज कैसे करते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई बीज है, अब बीज कठोर हो चुका है, पारगम्य हो चुका, तो आप क्या कर सकते हैं, बीज को घिस सकते हैं। आप बीज को ले लीजिए, पत्थर पर घिस दीजिए, तो जब आप बीज को घिसेंगे तो बीज की जो बाहर का चोल है वो क्या हो जाएगा, पतला होगा। फिर जैसे चोल पतला होगा तो पारगम्यता उस पर आएगी, फिर आप पानी वगैरह डालेंगे तो चांसेस है कि बीज का अंकुरण हो जाए। और इसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप यौगिक मतलब कि रासायनिक यौगिकों का यूज भी कर सकते हैं। रासायनिक विधियों में आप ग्रोथ हार्मोन वगैरह के यूज कर सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर आप यूज करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन से क्या हो जाएगा, जो बीज प्रसुप्तावस्था है वो टूट जाएगी और बीज में ग्रोथ होने लगेगी, मतलब बीज का अंकुरण होने लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या कि बीज का अंकुरण कैसे होता है, बीज अंकुरण है क्या। तो बीज अंकुरण में कुछ आवश्यक कारक की जरूरत पड़ती है। बीज अंकुरण मतलब जो बीज है, बीज अंकुरण मतलब क्या हो, ये जो बीज है अब ये क्या कर रहा है, नए पादप को क्या कर रहा है, जन्म देगा। और नया पादप को जन्म देने के लिए कुछ स्थितियां तो होनी चाहिए, और कुछ स्थितियां होने के लिए हमारी कुछ जो कंडीशंस हो, क्या कौन कौन सी हैं। पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी बच्चा तो बीज का अंकुरण होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑक्सीजन के साथ साथ जल चाहिए, तापमान चाहिए और पोषण भी चाहिए। ये सारी चीजें जब होगी तभी बच्चे का जन्म होगा। अगर एक बच्चे को जन्म देना है, वो जो बीज है, ये बीज जो है अगर एक बच्चे को जन्म देना चाहता है, मतलब एक पादप को जन्म देना चाहता है, तो एटलीस्ट इतनी कंडीशन होनी चाहिए। और ये जो चारों कंडीशन है ये एनसीईआरटी पर एज इट लिखी हुई है और ये चारों कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, बीज का अंकुरण हो गया। अब बीज का अंकुरण हो गया तो हम देखेंगे एक चीज, जरायुज अंकुरण क्या होता है। तो जरायुज अंकुरण बच्चा किस पर पाया जाता है, जो लवड़ी क्षेत्र पर पादप पाए जाते हैं उन पर पाया जाता है जरायुज अंकुरण। उन पर देखने के लिए क्या मिलता है, जरायुज अंकुरण। अब वो लवड़ी क्षेत्र पर है, मतलब लवण, उन पर क्या पाया जाता है, लवण की मात्रा ज्यादा है, मतलब वहां पर बीज प्रसुप्तावस्था होगी। और बीज प्रसुप्तावस्था से जो अंकुरण कराया जाएगा उसमें कौन सा यूज हम करेंगे, जरायुज अंकुरण का यूज करेंगे। और जरायुज अंकुरण किस पर देखने के लिए मिलता है, सदाबहार हो गया, राइजोफोरा हो गया, इन और सोनेरिटा, ये सब पादप पर क्या होता है,
जरायुज अंकुरण देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जब भी आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा कि या तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिया जाएगा कि जरायुज अंकुरण कहाँ पर किन पादपों पर पाया जाता है, तो लवणीय मृदा पर पाए जाने वाले पादपों पर पाया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो क्या है, इस पर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने दोनों चीज आपको क्लियर कर दी। एक तो लवणीय क्षेत्रों पर पाया जाता है, एक तो इसके एग्जाम्पल को आपको एज इट आप जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, बीज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे पर कि फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए फ्रूट्स बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तीन प्रकार के फ्रूट्स जो हमारे हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, जो पहला टाइप्स आया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, मतलब एक सच्चा फल। एक सच्चे फल का जन्म किससे होगा, एक सच्चे फल का जन्म होगा अंडाशय से। ये रही हमारी वर्तिका, वर्तिका के नीचे क्या रहा, अंडाशय, और अंडाशय से जिसका जन्म होगा ये क्या है, ये है अंडाशय। ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया। और अंडाशय से जिस फल का जन्म होगा, क्या अंडाशय चेंज होता है फल पर, मैंने पहले ही स्लाइड पर इस चीज को क्लियर किया था कि जो अंडाशय है वो फल पर चेंज होगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता बच्चा कि हर बार अंडाशय फल पर चेंज होगा, और हर बार अंडाशय फल पर नहीं चेंज हो रहा। इसीलिए तो हमने क्या किया, फल के पार्ट बनाए कि तीन प्रकार के फल हो सकते हैं। मतलब पहला प्रकार जो हमने बनाया वो तो एक सच्चा फल हो गया। एक जो हमने पहली स्लाइड पर क्या बताया कि जो अंडाशय है वो किस पर चेंज हो जाते हैं, फल पर चेंज हो जाते हैं। मतलब एक सच्चे फल की निशानी है कि वो जो अंडाशय होगा वो फल पर चेंज होगा, और इसको हम बोलेंगे ट्रू फल बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ फल ऐसे होंगे जिस पर अंडाशय जो होगा वो फल पर चेंज नहीं होता है, और ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और जो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं वो हैं क्या, कौन कौन से हो गए, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, अखरोट हो गए। इन सब में जितने इन सब के एग्जाम्पल जो हैं, इनमें क्या हो जाता है, जो अंडाशय होता है वो फल पर नहीं चेंज हो जाता। मतलब जो फल का निर्माण हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है, अंडाशय से नहीं हो रहा है। यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। और जो दोनों में एक बेसिक डिफरेंट ये है, बच्चा जब इन दोनों का निर्माण होता है हम कैसे जानेंगे भाई साहब, अगर मैंने आपसे कहा, सपोज दैट एक एग्जांपल समझिएगा कि दो मैंने पेड़ दे दिए आपको, दो आपके पास पादप हैं। मैंने कहा बच्चा अब तुम बताओ कि किसमें ट्रू फल है और किसमें फॉल्स फल है। अब आप क्या सोचे कि यार अब मुझको कैसे पता चलेगा, मैं उसका अंडाशय खोलूं क्या, अंडाशय देखूं क्या कि अंडाशय से फल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको सीधा सी एक बात देखनी जो एनसीईआरटी हमारी कहती है। क्या कहती है, जो ट्रू फल्स होते हैं जब उनका निर्माण होता है तो जो पादप पर लगे हुए पुष्प हैं, क्या पादप पर लगे हुए पुष्प हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन फॉल्स फल में जो होता है वो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। उन पर जब फल का निर्माण होता है तो जो उनके फूल हैं वो नहीं झड़ते। तो आप ये बता सकते हैं, अगर एक पादप पर फूल झड़ गए और फिर इसके बाद फल का निर्माण हुआ, और दूसरे पादप पर फल का तो निर्माण हो गया लेकिन फूल अभी भी लगे हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस पर फूल झड़ गए हैं उसको आप कहेंगे कि एक सच्चा फल है, और जिस पर नहीं झड़े हुए उसको हम कहेंगे कि ये एक सच्चा फल नहीं है, मतलब ये एक फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। देखिए मैंने नोट डालकर ये चीज को भी लिख दी है। अब एक तीसरा प्रकार का जो फल आता है वो क्या आ जाता है, अनिषेक फल। इसके बारे में मैंने बात पिछले लेक्चर पर कर ली थी, तो जिसने पिछला लेक्चर देखा सबसे पहले वो ये बताए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है केला, और केले में क्या हो जाता है बच्चा, ये बिना निषेचन के फल पैदा करता है। मतलब हम इसको क्या कह देते हैं, अनिषेक जनित फल बोल देते हैं। और इसका जो बेसिक सा एग्जाम्पल है वो है केला, जो बच्चे को पता रहता है कि केला में किसी भी प्रकार का जनन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम देखने वाले हैं फल भित्ति की फल भित्ति क्या हो जाती है। तो फल भित्ति क्या हो जाती है बच्चा, फल भित्ति क्या है, देखिए जब फल अंडाशय की भित्ति रहती है, जब अंडाशय की चारों ओर की जो भित्ति रहती हैं वो क्या करते हैं, कई बार फल भित्ति का रूप लेती हैं, मतलब कि फलों में भित्तियां बनाती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे आपने कभी एग्जाम्पल में देखा होगा अमरूद को, तो अमरूद का जो फल भित्ति है, मतलब जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, खाने योग्य होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फल भित्ति होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो गुद्देदार हो सकती है, क्या, एक तो गुद्देदार हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, शुष्क हो सकती है। जो शुष्क होती है वो सरसों और मूंगफली में देखने के लिए मिलती है, और जो गुद्देदार होती है वो आम हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, इन सब में देखने के लिए मिलती है। और इनमें क्या हो जाता है, जो अंडाशय की दीवारें हैं वो फल की दीवारों का निर्माण करती हैं, और ये क्या हो सकती है, गुद्देदार या शुष्क हो सकती हैं। अब फल भित्ति भी आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कुछ नोट्स, और ये जो एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं बच्चा, ये एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको इनको एज इट याद रखना है।
तो पहला जो एग्जाम्पल आ जाता है वो क्या आ जाता है, ल्यूपिनस आर्किटिकस। ल्यूपिनस आर्किटिकस क्या है, एक प्रकार का क्या था, पादप, यानी एक प्रकार का था ये बीज। इसको हमने कहां पर देखा, जब हम खनिज का काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे, अंटार्कटिका टुंड्रा पर खनिज का काम किया जा रहा था। उस समय एक हमें बीज मिली। उस बीज का जब हमने अध्ययन किया, पता लगाया कि कौन सी बीज है, कितने दिन से भैया पड़ी हुई है, तो हमें पता चला करीब 10,000 वर्ष से वो बीज वहीं पे पड़ी हुई है और उससे नया पादप का निर्माण नहीं हो रहा। मतलब हम कह रहे हैं कि वो प्रसुप्तावस्था पर 10,000 वर्षों से पड़ी हुई है। अब क्या किया हमने, इसका फिर क्या किया, यांत्रिक ढंग से काम किया और फिर इसमें हमने क्या किया, बीज का अंकुरण करा दिया। ठीक, तो यानी ये जो एक लंबे समय तक, मतलब एक जो हमने बीज खोजा उनमें से एक ये बीज बहुत ज्यादा पुरानी बीज है कि 10,000 वर्ष से बीज पड़ी हुई है और उसका बीज अंकुरण अभी तक नहीं हुआ है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल। इसको हमने हाल ही में खोजा, ये 2000 वर्ष से पुराना बीज था और ये किसका पुराना बीज था, खजूर का था। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा। क्या बोला, फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा। ये फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा जो बीज था ये करीब 2000 वर्ष से पड़ा हुआ था और फिर इसको हमने जब खोजा तो पता चला कि भाई ये 2000 वर्ष से पड़ा हुआ है, खजूर का बीज है। फिर इसका हमने क्या कराया, अंकुरण वगैरह कराया रासायनिक विधियों के द्वारा। ठीक है, अब रासायनिक विधियां तो हमने देखी ही। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि कुछ फल होते हैं बच्चा जिन पर बीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप देखते हो जैसे आपने तरबूजा को कभी खाया होगा, तो जब तरबूजे को देखा तो यार कितनी बड़ी मात्रा पर उस पर बीज होते हैं ना। तो ऐसे फल को हम बोलते हैं आर्किड फल बोलते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं ओरोबैकी या स्ट्राइगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये सब उन फलों के एग्जाम्पल है जिनमें अत्यधिक मात्रा पर क्या पाई जाती है, बीज पाई जाती है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं असंजनन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है बच्चा, ये जो जनन है ये एक प्रकार का जनन है जिसमें निषेचन बिना फल का निर्माण होता है। क्या, निषेचन बिना क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो रहा है। तो इस जनन को हम क्या बोलेंगे, असंजनन बोलेंगे। और ये क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, मतलब हम कहेंगे कि ये लैंगिक जनन की एक प्रकार की कॉपी है, जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कौन से हैं, स्टेरेसिया और घास, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं असंजनन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, असंजनन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखिएगा जो असंजनन है इसको प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने सन 1950 ईस्वी में 3 पार्टों में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट, एक तो अनावर्ती असंजनन में, फिर इसके बाद पुनरावर्ती असंजनन में, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है अपस्थानिक भ्रूणता में। ये 3 चीजों में इन्होंने क्या किया, इस एपोमिक्सिस जो जनन था इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो पहले जनन की हम बात करेंगे और वो कौन सा है, वो है अनावर्ती असंजनन। इसमें क्या हो रहा था बच्चा, इसमें हो क्या रहा था, जो एमएमसी सेल थी, मतलब मात्र कोशिकाएं थी, वो किस पर थी, 2n फिर थी। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। और मियोसिस के बाद गुरु बीजांडु जनन हो रहा था, गुरु बीजांडु का निर्माण हो रहा था। और गुरु बीजांडु किस पर है, अगुणित है। ये कौन सी है, अगुणित हैं। अब ये अगुणित हैं बच्चा, तो अगुणित से फिर किसका निर्माण हो रहा था, भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। मतलब अगुणित सेल से निर्माण हो रहा है भ्रूणपोष का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भ्रूणपोष है वो है अगुणित। कौन सा है, अगुणित है। यही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार के हम जनन को क्या बोलते हैं, एपोगैमी बोलते हैं। और एपोगैमी में क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। जबकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो भ्रूण था वो त्रिगुणित था। सारे जनन में क्या हो रहा था, जो भ्रूण था वो 3n पर पाया जा रहा था, लेकिन इस पर जो भ्रूणपोष है वो किस पर पाया जा रहा है, वो n पर पाया जा रहा है। इसीलिए इसको हमने एक अलग टाइप्स पर रखा। अब दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, दूसरा एग्जाम्पल है पुनरावर्ती असंग जनन। कौन सा है, पुनरावर्ती असंग जनन। तो पुनरावर्ती असंग जनन क्या हो जाता है, पुनरावर्ती असंग जनन जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, मात्र कोशिकाओं में होता है क्या, मात्र कोशिकाओं में होता है मियोसिस। और फिर मियोसिस के बाद होता है गुरु बीजांडु का निर्माण। फिर गुरु बीजांडु में कोई भी प्रकार का मियोसिस या माइटोसिस देखने के लिए नहीं मिलता। गुरु बीजांडु डायरेक्ट करता है भ्रूणपोष का निर्माण। और भ्रूणपोष भी बिना मियोसिस या निषेचन के क्या करता है, अंड कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। और अंड कोशिकाएं लास्ट में भ्रूण बना देती हैं। मतलब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर मियोसिस माइटोसिस या वो निषेचन वगैरह नहीं हो रहा है, इसके बाद भी जाकर भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती असंग जनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती असंग जनन बोलते हैं।
अब तीसरा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता क्या हो जाती है, जो नू सेल्स हैं, जो हमारे पास नू सेल्स हैं और क्या है इंटेगमेंट्स हैं, इनकी सेल क्या करती है, इनकी सेल बिना किसी भी प्रकार के निषेचन के, बिना किसी भी प्रकार के निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार के निषेचन को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। और अपस्थानिक भ्रूणता किस पर देखने के लिए मिलती है आपको, अपस्थानिक भ्रूणता देखने के लिए मिलती है असंग जनन पर। किस पर देखने के लिए मिलती है, असंग जनन पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब हम देखने वाले हैं जो असंग जनन है उसका महत्व क्या है। तो देखिए असंग जनन के महत्व देखेंगे। देखिए यहाँ पर असंग जनन गलत लिखा हुआ है, तो आप असंग जनन को सही कर लीजिएगा। और पिछले स्लाइड पर भी असंग जनन गलत लिखा हुआ, तो वहां पर लिखा हुआ असंग जनन लिखा हुआ है, तो आप उसको असंग जनन कर लीजिएगा या कर लीजिएगा एपोमिक्सिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर इसके महत्व क्या है, देखिए इसके महत्व ये है कि बच्चा अगर इस पर कोई निषेचन नहीं हो रहा है, इस पर कोई मियोसिस या आपको ये अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब जो इसके लक्षण है वो संरक्षित रहेंगे, जिसके लक्षण है वो इधर उधर नहीं होंगे, जो इसकी खासियत है, जो इसका एक बहुत ही अच्छा कुछ मान लीजिए कुछ इसके अंदर अच्छाई है, तो इसकी अच्छाई इसी पर घूमती रहेगी, कहीं इसकी अच्छाई दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होगी, ना तो दूसरे की बुराई इस पर मिक्स होगी, जो अच्छाई है वही घूमती रहेगी। लेकिन ऐसा हर बार अगर होगा तो ये कोई चीज सही भी तो नहीं ना, कि तुम अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई अच्छाई है और वही अच्छाई आपके अंदर आ रही है, आपके बच्चों के अंदर आ रही है, आपके बच्चों के बच्चों के अंदर आ रही है, तो क्या हो रहा है, कुछ नया तो नहीं आ रहा है, आपके अंदर जो पुरानी चीजें थी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर वही चीजें रिपीट हो रही हैं तो बच्चा हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि देखिए बार बार वही चीजें रिपीट होना, कोई नया लक्षणों का ना आना, कोई अनुवांशिक लक्षणों में चेंजिंग ना आना, ये सब चीजें किसकी हानि हो जाती हैं, ये सब चीजें एपोमाइटोसिस की हानि हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता, वही चीजें क्या हो जाती हैं, रिपीट हो जाती हैं, वही चीजें बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाते हैं, इसके लाभ हो जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात थी, जिसकी मतलब एक अच्छी बात थी, वो यही थी कि इसका जो विकास है, मान लीजिए कि इसका कोई अच्छा लक्षण तो अपने में ही घूमता रहता है, बाहर इधर उधर नहीं जाता, यही इसकी एक अच्छी खासियत हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे बहुभ्रूणता को। किसको देखने वाले हैं, बहुभ्रूणता को, कि बहुभ्रूणता क्या होती है। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या हो जाती है, जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो, क्या, जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो तो उसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण, और बहुत सारे भ्रूण को हम क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता। और ये क्या हो जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो न्यू सेल्स होती हैं और जो इंटेगमेंट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनकी जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं वो बिना किसी निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती रहती हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो बार बार भ्रूण का निर्माण होगा, और अगर बार बार भ्रूण का निर्माण हो रहा है मतलब अधिक मात्रा पर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, इसको हम कह देंगे बहुभ्रूणता कहेंगे। और ये किस पर देखने के लिए मिल जाएगी, मैंगो पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और ओनियन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और सिट्रस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सब किस एग्जाम्पल हो जाते हैं, बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल हो जाते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए हम लास्ट में दो चीजें देखने वाले हैं। एक तो हम देखने वाले हैं क्या, एक तो हम देखने वाले हैं जीनिया के बारे में। तो जीनिया क्या हो जाती है, जीनिया क्या है बच्चा, इसमें क्या हो जाता है, जो पराग कण है ना, जो पराग कण का भ्रूणपोष है, पराग कण के भ्रूणपोष के भीतर की संरचनाओं पर प्रभाव, अगर पराग कण के भ्रूणपोष के भीतर की संरचनाओं पर प्रभाव आएगा तो उसको हम बोलेंगे जीनिया। लेकिन अगर पराग कोष, और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मक्का है। लेकिन अगर पराग कोष की बाहर की संरचनाओं पर कोई परिवर्तन आएगा, भ्रूणपोष के बाहर की संरचनाओं पर कोई परिवर्तन आएगा, तो इसको हम बोलेंगे मेटाजीनिया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाजीनिया बोलते हैं। ये दो टर्म्स थी, एनसीईआरटी की ही टर्म्स है, इसलिए मैंने इनको लास्ट पर लिख दी और बता दी। तो दोनों टर्म्स को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। वैसे तो हमने इस लेक्चर को देखा और इस पर कुछ खास चीजें या बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं थी, इसलिए इसको मैंने एक फ्लो पर पढ़ाया, बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि कुछ नहीं था इसमें। इसको तो आप अपने आप भी पढ़ सकते थे, मैं कह सकता था कि आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से इसमें कुछ समझने वाला नहीं था। लेकिन मैंने जो भी था, जो भी थोड़ी बहुत चीजें थी वो मैंने बताई। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, वो सारे एग्जाम्पल मैंने इस लेक्चर पर आपको क्लियर कर दिया है। और आज से इस लेक्चर को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। आज से ये लेक्चर समाप्त हो चुका है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के 6 लेक्चर हुए हैं बच्चा, और 6 लेक्चर बहुत ही 35 मिनट के लमसम लेक्चर है। एक पहला लेक्चर छोटा है और ये भी लेक्चर थोड़ा बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा, देखिए 6 लेक्चर मैंने बनाए, मैंने एक एक स्टेप वाइज चीजों को समझाया है। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है और बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर होता है। 6 क्वेश्चन जो नीट में 6 क्वेश्चन एज इट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि मेरा
पर लेक्चर जो है वो एक क्वेश्चन को बनाता है, मतलब एक 35 मिनट का लेक्चर एक क्वेश्चन को बनाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं देखूंगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और अगर कुछ चीज छूट गई हो तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि वो चीजें मैं समझ सकूं और उसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, अगर कोई भी चीजें ऐसी होंगी जो छुट्टी हुई होंगी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी अगर आपने मुझसे पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि हमने एक स्टेप बाय स्टेप बच्चा पढ़ा है। शुरुआत से हमने पहले लेक्चर से एक स्टेप पढ़ना स्टार्ट किया है और आज जाके हमने सारे स्टेप कंप्लीट किए हैं। बीच में हमने कभी भी इधर उधर की बातें नहीं की, हमने जितनी भी बातें की वो अपने स्टेप्स पर बातें की हैं और एक के बाद एक स्टेप पर हम कूदे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि एक स्टेप पढ़ रहे हैं फिर इसके बाद दूसरा स्टेप हम ऐसा पढ़ने लगे जो रिलेटेड ही नहीं है इससे। इस स्टेप से जो बना उसी के बारे में हमने पढ़ा है अगले स्टेप में, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है। आई होप ये चैप्टर पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल इसका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो है वो भी आ जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छी तरीके से पढ़ते रहे, मन लगा के पढ़ते रहे और 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट लेकर चले नीट पर। थैंक यू। मिलते हैं कल के लेक्चर पर सुबह 10 बजे।